हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सब लोगों का पीएचपी की मज़ेदार सीरीज़ के अंदर। हमारे 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और अगर आपको नहीं पता है कि उनको कैसे एक्सेस करें तो काइंडली मेरे चैनल को, जिस चैनल पे आप अभी वीडियो देख रहे हैं, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आपको वो पिछले पीएचपी के 3 वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। और ये कोर्स बेहतरीन में से बेहतरीन कोर्स है। बहुत सारी चीज़ें बेसिक लेवल पे हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं और हमारी सीरीज़ कंटिन्यू है। आज हम इस वीडियो के अंदर वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। जितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर आपको पता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा हम बकवास नहीं करेंगे, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और देखेंगे कि क्या क्या इसमें हम कवर करेंगे। इसमें हम वेरिएबल्स, कांस्टेंट और डेटा टाइप्स, जो कि कोर कॉन्सेप्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो आपको पता होना चाहिए, उसके चीज़ें हम देखें, उसके बारे में हम देखेंगे। और फिर तो आपको पता है पढ़ाने का तरीका, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि वेरिएबल क्या है। सबसे पहले कि वेरिएबल है क्या। पीएचपी वेरिएबल्स, इसका हम थ्योरी कॉन्सेप्ट पहले देखेंगे। अच्छा देखो, पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, मैं वो थोड़ा समझा लेता हूँ, फिर उसके बाद पीएचपी के बारे में थोड़ी चीज़ जो है ना हम अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ वेरिएबल इज अ नेम्ड कंटेनर दैट होल्ड अ वैल्यू दैट कैन बी चेंज ड्यूरिंग स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन। अब आपने काफ़ी सारी जगहों पे यही डेफिनेशन सुनी होगी कि भाई वेरिएबल जो है एक कंटेनर की तरह होता है जो यूज़ होता है किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अब अगर आप इसको थोड़ा डीपली ना सोचो, ना समझो, तो आपको वाकई में यही लगेगा कि कोई कंटेनर का कॉन्सेप्ट है ये, और इसके अंदर जाके वैल्यू यूज़ होती है। लेकिन मैं आपको थोड़ा ना यहाँ पे करेक्ट करूँगा और थोड़े आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा। जब भी हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करके अपने प्रोग्राम के अंदर कोई वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो जो वैल्यू है ना हमारी मेमोरी के अंदर जाके स्टोर होती है। ठीक है, अब वो मेमोरी के अंदर किसी जगह पे, किसी भी जगह पे जो भी उसे खाली जगह मिलेगी उस जगह पे स्टोर हो जाती है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, सपोज करो ये मेमोरी का स्लॉट है पूरा का पूरा, अब वो किसी भी जगह पे स्टोर हो जाती है। सपोज करो वो यहाँ पे स्टोर हुई है। अब जहाँ पे स्टोर हुई है ना, उसका एक एड्रेस होता है, उसका एक नाम होता है जो कि नंबर्स में होता है, और वो नंबर एक अजीब टाइप का पैटर्न होता है जो हम याद ही नहीं कर सकते। हमें मतलब अगर कभी एक्सेस करनी होगी ना जिस जगह पे वो वेरिएबल की वैल्यू, या फिर वो वैल्यू जो है ना किसी भी मेमोरी के अंदर किसी भी जगह पे जब स्टोर होती है ना, तो वहाँ से हमें एक्सेस भी तो करनी होती है ना। तो जब हम एक्सेस करेंगे ना, तो हम डायरेक्ट वैल्यू को नहीं एक्सेस करेंगे, हमें उस एड्रेस का पता होना चाहिए जहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है। अब तो नहीं पता कि भाई इतना सारा नंबर उस एड्रेस का है, हमें कैसे याद होगा। अब एक वैल्यू तो है नहीं, अगर हमारी हज़ारों वैल्यू होते मतलब हमें हज़ारों एड्रेसेस याद करने पड़ेंगे। मतलब मेमोरी की इस जगह का एड्रेस अलग, इस जगह का एड्रेस अलग, मतलब अलग अलग नाम होते हैं वो। मतलब ऐसे होगा 1 2 3 F7, 1 2 3 ABC7, इस तरह के पैटर्न्स आपको याद करने पड़ेंगे। हम नहीं याद कर सकते, इतने अजीब अजीब नाम हम नहीं याद कर सकते। तो इसी कन्फ्यूजन को आसान बनाने के लिए ये जो एड्रेस है ना, इस एड्रेस को हम एक रेफरेंस देते हैं, हम एक लेबल देते हैं, ऐसा नाम देते हैं जो हम इस्तेमाल कर सके, हमें पता लग सके। उसी नाम को वेरिएबल कहा जाता है। समझ आई बात, ये है वेरिएबल। क्लियर है। कंटेनर वेंटेनर सच्ची का कोई एंटर नहीं है, ये इस तरह की बॉटल नहीं है कि इसके अंदर डेटा आपने डाल दिया और वो स्टोर हो गई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसका रेफरेंस, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, वैसा ही है कि भाई वो मेमोरी का एक रेफरेंस है, मेमोरी की उस जगह का रेफरेंस है जहाँ पे डेटा हमारी एक्चुअल में जाके स्टोर होती है, फिर हम उस नाम को यूज़ करके जाके उसे एक्सेस करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, अब समझ में आ चुका होगा। अच्छा जी, उसके बाद ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मस्ट स्टार्ट विथ अ डॉलर साइन। पीएचपी के अंदर वेरिएबल जो है ना डॉलर साइन के अंदर या डॉलर साइन से स्टार्ट होना चाहिए, इट्स कंपलसरी। ओके, इस तरह से डॉलर दोगे और वेरिएबल का कोई भी नाम आप दोगे। यार इस ये जो कैमल केस है ना, आई थिंक इसको कैमल केस ही कहते हैं, मतलब इस तरह के नामों को लिखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, इसको इग्नोर करो। कैन कंटेन लेटर्स,
वेरिएबल के नाम के अंदर ABC के लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, मतलब नंबर्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, अंडरस्कोर आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना, ये तीनों चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन वेरिएबल का नाम जो स्टार्ट होना चाहिए ना, वो किससे होना चाहिए? लेटर से या फिर अंडरस्कोर से। नंबर आप बीच में इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप कह दो कि आखिर में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वेरिएबल के नाम के शुरू में आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है, ये इनकरेक्ट रहेगा आपके लिए। बाकी आप कोई भी इनके अलावा स्पेशल कैरेक्टर्स इस्तेमाल करेंगे वो आपको एरर दिखाएगा, मतलब अलाउड नहीं है आपको। केस सेंसिटिव है। अब केस सेंसिटिविटी का मतलब पता है क्या होता है? केस सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि अगर आप एक वेरिएबल बनाओगे जिसका नाम आपने रखा है कैपिटल ए, और आपने दूसरा वेरिएबल बनाया है जिसका नाम आपने रखा है स्मॉल ए, तो दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों ए हैं तो दोनों सेम रहेंगे, नहीं। कैपिटल ए आपके लिए अलग चीज़ रहेगी, स्मॉल ए आपके लिए अलग चीज़ रहेगी। ये होती है केस सेंसिटिविटी। कैपिटल नाम आपके अलग होंगे और स्मॉल सेम हो, कैरेक्टर भले सेम हो, लेकिन अगर वो कैपिटल है तो अलग है, स्मॉल है तो अलग है। क्लियर? जो यहाँ पे इसने बताया है इसी तरह से। अब नेम का एन क्या है? स्मॉल है, तो है ये नेम और ये भी नेम है, लेकिन दोनों बराबर नहीं है क्योंकि इसका जो एन है वो कैपिटल है, तो कैपिटल वाला नाम अलग होगा और स्मॉल वाला नाम अलग होगा। प्रैक्टिकली इन सबको देखेंगे, पहले मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि थ्योरी को पढ़ने के बाद जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। डायनामिकली टाइप्ड PHP वेरिएबल्स आर डायनामिकली टाइप्ड। इसका मतलब यह है टाइप इज इन्फर्ड फ्रॉम द वैल्यू। सीधा सीधा समझा देता हूँ। वेरिएबल्स आप जब बनाते हो ना, मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो वेरिएबल आप बना रहे हो उसका टाइप भी डिफाइन करो, कि उस वेरिएबल के अंदर इंटीजर वाली वैल्यू है या स्ट्रिंग है या बुलियन है। लेकिन PHP कहती है इतना तकल्लुफ करने की ज़रूरत नहीं है। PHP कहती है इतना तकल्लुफ करने की ज़रूरत नहीं है, जो वैल्यू आप उसके अंदर दोगे ना, मैं खुद समझ जाऊंगी अब PHP मेल है या फीमेल है, खुद डिसाइड करना। लेकिन वो कहता है या कहती है कि मैं खुद समझ जाऊंगी कि आपने जो वैल्यू दी है, मैं उसके हिसाब से उस वेरिएबल का टाइप डिफाइन कर दूंगी। मतलब अगर आपने पहले उसके अंदर इंटीजर दिया तो वो इंटीजर कंसीडर करेगी, अगर आपने उसको स्ट्रिंग दे दिया तो वो स्ट्रिंग कंसीडर करेगी। समझ लेना, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये थ्योरी समझ में आई है। इतनी लंबी थ्योरी नहीं थी, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। क्या कहना चाह रहा है? वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट रियल वर्ल्ड एग्जांपल से आपको बताना चाह रहा है यहाँ पे। थिंक ऑफ अ वेरिएबल एज अ लेबल बॉक्स। लेबल क्या होगा? एक वेरिएबल नाम होगा, कंटेंट एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर कुछ पड़ा हुआ है और उस बॉक्स का हमने नाम दे दिया है कि इसके अंदर ये चीज़ है, तो वो जो नाम होगा वो वेरिएबल होगा। दैट्स इट, बस। एग्जाम्पल, एज आपका लेबल है, 18 आपकी डेटा है या वैल्यू है, लेटर यू कैन वगैरह वगैरह। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। अब वेरिएबल्स आप PHP के अंदर किस तरह से बनाते हो, मैंने आपको क्या बताया। सबसे पहले आपको ये तो ऑलरेडी पता है कि PHP का कोड लिखते वक्त आप ये वाला सेंटेक्स तो लाजमी आप लिखते ही हो, ठीक है, ये आपको लिखना है। और उसके बाद आपने डॉलर की साइन इस्तेमाल करके इस तरह से वेरिएबल का नाम देना है और उसके अंदर जो भी आपने डेटा देनी है वो आप दे दो। अगर आप स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हो तो आप उसको डबल कोटेशन में दोगे, ये आपको ऑलरेडी पता है। और अगर आप इंटीजर दे रहे हो तो आप इस तरह से दोगे, और कोई और डेटा दे रहे हो तो इस तरह से दोगे। क्लियर है? और फिर उसको आप इस तरह से दिखाओगे। चलो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। क्लियर है? अच्छा, जो भी हमने चीज़ें यहाँ पे पढ़ी हैं उसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, देन आई गारंटी कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, चलो अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 2 आपने देखा होगा कि हमारी जो पिछली वीडियो थी उसका लेक्चर था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इस पे क्लिक करें और उसके बाद फोल्डर पे क्लिक करें तो यहाँ पे हम लेक्चर नंबर 3 का कोड बना सकते हैं। फोल्डर लेक्चर नंबर 3 यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे हम क्या फाइल बनाएंगे? सबसे पहले हम इंडेक्स की फाइल बनाएंगे, या फिर हम जो टॉपिक है उसके नाम से बनाएं, नहीं इंडेक्स ही बनाते हैं, index.html। आप वीडियो जब देख रहे हो ना तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी फाइल है, कैसी है। चलो मैंने यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे मैंने index.php की फाइल बना दी और इसको अब मैं क्लोज कर दूंगा और यहाँ से मैं इसको हटा दूंगा और वेलकम वाले मैसेज को भी हटा दूंगा। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इस तरह से ये जो हमारा टैग होता है PHP का, इसको हम ओपन और क्लोज करेंगे। इसको थोड़ा सा जूम करके सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारी फाइल वर्क करी। हेलो आई एम वर्किंग,
अब आपने ये लिख दिया, लिखने के बाद आपको थोड़ा कंफर्म भी करना है कि ये चल रही है या नहीं। तो कैसे करोगे, सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र पे आओगे, ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ पे आप लोकल होस्ट लिखोगे, ठीक है। लोकल होस्ट लिखने के बाद अगर ये नहीं आ रहा, इस तरह का फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं आ रहा, तो मेक श्योर करें कि आपने ज़ैम्प के अंदर जाके अपाचे को ओपन किया हुआ है, स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जो आपको करनी होती है। इसको अब मैं क्लोज कर रहा हूँ, ये आपको दिखाना था ऐसे। अच्छा, अब हमारा फोल्डर यहाँ पे है PHP कंप्लीट कोर्स, इसके अंदर जाके ये वाला फोल्डर है, और इसके अंदर अभी हमने बनाया है लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने इंडेक्स की फाइल बनाई थी और वो डायरेक्ट ओपन हो जाती है, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है। तो यहाँ पे चल गई है, हेलो आई एम वर्किंग, मतलब हमारा कोड वर्क कर रहा है अच्छे तरीके से। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल बनाने के लिए क्या था, डॉलर की साइन दो आप और उसके बाद वेरिएबल का नाम दो, कोई भी नाम आप इस्तेमाल कर सकते हो। नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे आप दे दो मुसहफ एज मेंटोर, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आप वेरिएबल बनाओगे। इस तरह से आपने वेरिएबल बनाया है। अभी सिर्फ वेरिएबल बनाने से आपकी डेटा वहाँ पे शो नहीं होगी, ठीक है। इसको आप जब रिफ्रेश करोगे तो करना क्या है, इस वेरिएबल के नाम को यूटिलाइज करना है इको के अंदर। किस तरह से, इको, और उसके बाद यहाँ पे आप इस तरह से दे दो नेम। अब क्या होगा, यहाँ पे ये वेरिएबल क्या करेगा, इस वेरिएबल के अंदर डेटा यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये रेफरेंस को कॉल कर रहा है, रेफरेंस पे ये वाली डेटा है, तो यहाँ पे जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो मुसहफ एज मेंटर वाली चीज़ आ जाएगी। क्लियर है, समझ में आया। इसको मेंटर वेंटर छोड़ो, मुसहफ दे दो आप यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये प्रॉपर तरह से आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आप एक और वेरिएबल बना सकते हो, एज, सपोज करो 23, और अगर मैं इस एज को यहाँ पे शो करवाना चाहूँ, इको और उसके बाद एज। क्लियर है यहाँ तक, अब आपको एज भी मिल जाएगी, मुसहफ 23। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, एज और जो हमारा नाम है वो दोनों मर्ज हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ना थोड़ा BR की थ्रू नीचे कर देंगे। आप इस तरह से इको करके BR दे दो, अब आपकी न्यू लाइन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। क्लियर है। अच्छा जी, उसके बाद आप क्या दे सकते हो यहाँ पे, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकते हो। सपोज़ करो मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, सपोज़ करो रिज़ल्ट, ठीक है, और यहाँ पे हमने दे दिया फेल, इस तरह से। तो हम यहाँ पे अगेन क्या करेंगे, एक BR और बनाएंगे। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके नीचे लेके आता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इको करके और इस तरह से क्या बनाएंगे, रिज़ल्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और ये क्या करेगा, इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। अब ये तो मैंने सिर्फ वेरिएबल बनाया और वेरिएबल को एज इट इज प्रिंट करा दिया। अगर मैं चाहूँ तो वेरिएबल के साथ कुछ एक्स्ट्रा लाइन भी लिख के उसको यूज़ कर सकता हूँ। किस तरह से यूज़ करूँगा, देखो अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, अगर मैं इसको कुछ इस तरह से कर दूँ, स्ट्रिंग यहाँ पे लिख दूँ, हेलो माई नेम इज़, यहाँ पे डॉट दोगे। डॉट क्या करेगा, पहले जो हमने लिखा है हेलो माई नेम इज़, ये भी स्ट्रिंग है, और नेम के अंदर भी क्या है, स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग है, तो ये कनकेटिनेट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा कि माई नेम इज़, यहाँ पे थोड़ा अगर स्पेस दूंगा तो ये अच्छे तरह से आ जाएगा। देखो यहाँ पे हेलो माई नेम इज़ मुसहफ। क्लियर है यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम और बता सकते हैं, एंड माई एज इज़, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कनकेटिनेट दे के देखूँ, क्योंकि इसके अंदर इंटीजर है, तो देखते हैं कि ये चलता है या नहीं। ठीक है, चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो हम इसको भी कनकेटिनेट करवा सकते हैं इस तरह से। क्लियर है, एंड माई एज इज़ 23। और यहाँ पे भी हम कुछ कह सकते हैं, आई एम फेल, यहाँ पे दोबारा इन एग्जाम्स, ओके, आई एम फेल इन एग्जाम्स। क्लियर है, समझ में आया। आई होप कि आपको वेरिएबल बनाना आ चुका होगा। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि वेरिएबल्स के नाम किस किस तरह से हमें देने चाहिए। इसको ना मैं यहाँ पे बना के कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, हमने क्या कहा यहाँ पे, एक हाँ ये करते हैं, नेम इज इक्वल टू, सपोज करो अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ अली, बार बार मुसहफ नहीं देंगे। चलो यहाँ पे इसने बताया था, कुछ रूल्स बताए थे हमें। क्या बताए थे कि मस्ट स्टार्ट विद $साइन। जी बिल्कुल ऐसा ही है, हमने $साइन से इसको बना दिया है। फिर उसके बाद ये कह रहा था का कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। अब ये देखो मेरी बात सुनो, अगर आप नेम वाले वेरिएबल्स 2-3 बनाना चाह रहे हो तो आप उसको डिफर कर सकते हो। लाइक यहाँ पे नेम, उसको नेम 1 कर दो और इसको नेम 2 कर दो,
और इसको आप नेम 3 कर दो। अब ये तीनों अलग अलग हैं, ये तीनों अलग अलग हैं, ये सेम नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अच्छा इसको यहाँ पे दे देता हूँ अरहम अब्बास, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, सिर्फ और सिर्फ नेम 1 करूँ, तो आपको पता है मुझे यहाँ पे क्या दिखाएगा। अच्छा यहाँ पे 1 मिनट, इस तरह से ये क्या दिखा रहा है, अली दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे नेम 1 दिखाया था। सेम तरह से अगर मैं यहाँ पे नेम 2 दिखाऊँ, ठीक है, तो ये मुझे अली और अरहम दोनों दिखाएगा। और सेम तरह से अगर मैं यहाँ पे 3 दिखाऊँ तो ये मुझे क्या करेगा कि तीनों नाम दिखा देगा। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे आप स्पेस दे सकते हो। दूसरा मैंने ये कहा था कि आप ये जो नाम है ना, या कोई भी वेरिएबल का नाम होगा, उसको आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब ये है कि 3 पहले दे दो और नाम बाद में लिखो। अगर आप यहाँ पे देखो तो इसने ऑलरेडी इसको चेंज कर दिया है, मतलब कुछ ना कुछ अलग होने वाला है। अच्छा इसको 3 नहीं करना था, इसको 2 करना था, ठीक है। अब अगर इसी को मैं आउटपुट कराने की कोशिश करूँगा इस तरह से, तो आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ पे एरर मिल ही जाएगा, ठीक है। ये हमें बता रहा है सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड इंटीजर 2 वगैरह वगैरह। इसका मतलब यही है कि आप किसी भी वेरिएबल के नाम को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, आप बाद में दे सकते हो। दूसरा इसने कहा था ठीक है। अच्छा इसको ना मैं कुछ ऐसे ही कर लेता हूँ, ताकि जब आप इस कोड को देखो तो आपको पता हो कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है ना। दूसरा इन्होंने बताया था कि आप नाम के अंदर अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, और अंडरस्कोर शुरू में भी आ सकता है। कैसे देखो, अगर हम यहाँ पे देखें फर्स्ट नेम, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो। फर्स्ट नेम इज इक्वल टू सपोज करो अरहम, ठीक है, और इस तरह से लास्ट नेम। अब इसमें अंडरस्कोर भी आ रहा है, आप ऐसे स्पेस नहीं दोगे, ठीक है ना। अगर आप स्पेस दोगे तो ये एरर दिखाएगा आपको, ये भी रूल्स में आता है, लेकिन मैंने आपको यहीं पे बता दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब आप इस तरह से किसी भी वेरिएबल को बना सकते हो, और बनाने के बाद आप इसको इको भी करवा सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, फर्स्ट नेम, और यहाँ पे सपोज करो कर दिया लास्ट नेम। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे दोनों मिल जाएंगे, अरहम अब्बास। और अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे तरीके से दिखाना चाहूँ, ठीक है, तो अच्छे तरीके से ऐसे दिखाऊंगा, माय नेम इज़, इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, अपने उस वेरिएबल्स को। ये सिर्फ यहाँ पे उसकी वैल्यू दिखाएगा, माय नेम इज़ अरहम स्पेस देके। अच्छा भाई यहाँ पे देना था फर्स्ट, और यहाँ पे देना था लास्ट। क्लियर है? लास्ट नेम देखते हैं, माय नेम इज़ अरहम अब्बास। क्लियर है? आई होप कि आपको यहाँ पे वेरिएबल्स के यूज़ को, वेरिएबल के रूल्स को यूज़ करना समझ में आ चुका होगा। और अगर मैं आपको एक और तरीका समझा दूँ, जो मैं आपको बताता आ रहा हूँ, कि आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सपोज करो ऐसे भी आप कर सकते हो, नेम इज इक्वल टू अली। आप वेरिएबल के नाम को अंडरस्कोर से भी स्टार्ट करवा सकते हो इस तरह से, और आप इसको यूज़ भी कर सकते हो। इसमें आपको कोई एरर नहीं दिखाएगा, अच्छा बच्चा है हमारा, ठीक है, कोई एरर नहीं दिखाएगा, जो बोल रहा है वो करेगा, ठीक है। अली यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, आई होप कि आपको सारी चीज़ें पता लग गई। बाकी यहाँ पे आप स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह नहीं इस्तेमाल कर सकते, देखो यहाँ पे करके देखो, और उसके बाद यहाँ पे आप इसको यूटिलाइज़ करो, ठीक है, एरर दिखाएगा। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया है स्लाइड के अंदर, आप सिर्फ और सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप आपको वेरिएबल के कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट। हमें यहाँ पे बता रहा है कि आप वेरिएबल्स को कब यूज़ करें। वैल्यूज़ दैट चेंज ड्यूरिंग स्क्रिप्ट यूज़र इनपुट काउंटर वगैरह, जब हम बड़े प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो हमारी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। अब चेंज होने का फ़ायदा क्या है, यहाँ पे एक चीज़ बनी हुई है, एक रेफरेंस बना हुआ, उसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवाते जाएंगे, निकालते जाएंगे, स्टोर करवाते जाएंगे, निकालते जाएंगे। दूसरी बात यह है कि यूज़ मीनिंगफुल नेम्स, ठीक है। आप अगर कोई भी वेरिएबल्स बना रहे हो ना, तो उन वेरिएबल का नाम ऐसे नहीं हो कि आपने रख दिया एक्स वाई जेड ए बी सी, इस तरह से नहीं। उस वेरिएबल के अंदर जिस टाइप की डेटा है, जिस मीनिंगफुल टाइप की डेटा है, उसी टाइप का आप नाम दो।
अगर आप वेरिएबल के अंदर स्टूडेंट का नाम स्टोर करवाना चाह रहे हो तो वेरिएबल का नाम भी कुछ इस तरह से होना चाहिए, स्टूडेंट नेम वगैरह, ताकि पता लगे जब भी उसको कोई रीड करे तो भाई इसके अंदर कौन सी वैल्यू है, स्टूडेंट से रिलेटेड कोई वैल्यू है, ठीक है ना। अगर आप किसी की एज स्टोर करवाना चाह रहे हो तब भी आप क्या करें, उसका नाम जो है अच्छे तरीके से रखें। अवॉइड सिंगल लेटर वेरिएबल्स एक्सेप्ट इन लूप्स। लूप्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम वहाँ पे सिंगल नेम का वेरिएबल बना लेते हैं लेटर का, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं बनाना। इनिशियलाइज बिफोर यूज, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। इस चीज़ को कहते हैं वेरिएबल को इनिशियलाइज करना और डिक्लेयर करना, ठीक है। आपने इसको इनिशियलाइज कर दिया है। इनिशियलाइज का मतलब है पहले आप इसको बना रहे हो और उसके बाद क्या करें, उसको वैल्यू दे रही हो, तो इस चीज़ को हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। अगर आप इस चीज़ को बाद में करो और पहले इको करवा दो, देखो हमने इसको पहले प्रिंट करवा दिया है, बाद में बनाया है, क्या ये चलेगा? अपने आप से पूछो, अगर आपको पीएचपी के कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में समझ में आए हैं, क्या ये चलेगा? देखते हैं। अनडिफाइंड वेरिएबल नेम, अब देखो ये क्यों नहीं चला। पीएचपी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन चेक और एग्जीक्यूट होती है, तो पहले ये नहीं चलेगा, पहले ये चलेगा। अब वो बना ही नहीं है, उसे पहले एक नेम दिखा ही नहीं, तो इसने एरर दिखा दिया कि भाई यहाँ पे तो नेम है ही नहीं। क्यों? क्योंकि नेम बना हुआ है लेकिन इसके प्रिंट करवाने के बाद, तो पहली लाइन तो वो तो चल गई ना, उसको मिला नहीं तो उसने एरर दिखा दिया। बाद में जाके पता लगा, बाद में जब पता लगा तो इसे ऑलरेडी इसने प्रिंट करवा दिया था। समझ में आई बात? तो अब क्या करोगे, इनिशियलाइज करने से पहले प्रिंट नहीं करोगे, प्रिंट करने से पहले इनिशियलाइज करोगे, ठीक है। गर्मी हो रही है मुझे, इसीलिए तेज तेज बात कर रहा हूँ। हाँ ओके, पानी पी लेता हूँ, बोतल रख लेता हूँ। ये मैं किसी की मेमोरी कर रहा हूँ, व्लॉगर्स की। चलो, अब आपको सारी बातें वेरिएबल से रिलेटेड समझ में आ चुकी हैं। कॉन्स्टेंट्स बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। जिस तरह से आपने बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर कांस्टेंट बनाए होंगे, इस तरह से आप इसमें भी बना सकते हो। अ कांस्टेंट होल्ड्स अ वैल्यू दैट कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। कांस्टेंट आप क्यों बनाते हो? कांस्टेंट आप तब बनाते हो जब आप चाहते हो कि मैं एक ऐसा वेरिएबल बनाऊं जिसके अंदर मैं जो डेटा दूं उसको कोई चेंज ना कर पाए, और अगर कोई इसे चेंज करने की कोशिश करे तो उसको प्रोग्राम एरर दिखा दे। बस मतलब आप चाहते हो कि उसके अंदर जो वैल्यू है वही रहे, कांस्टेंट रहे, कभी चेंज ना हो जब तक उसे मैन्युअली चेंज ना करा जाए। दैट्स इट। कैसे डिफाइन किया जाता है? डिफाइन के नाम से एक मेथड आपको मिलता है, उसको यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, कांस्टेंट वेरिएबल को बना सकते हो, जिसके अंदर आप यहाँ पे सबसे पहला पैरामीटर पास करोगे, जिसके अंदर आप उस वेरिएबल का नाम दोगे जिस कांस्टेंट वेरिएबल को आप बनाना चाहते हो। फिर उसके बाद कॉमा देके उसकी वैल्यू दोगे जो उस वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हो। इसको छोड़ दो भाई, ये मैंने फालतू में लिखा है क्योंकि ये क्लासेस के अंदर इस्तेमाल होता है और क्लासेस तक अभी हम पहुंचे नहीं हैं, ठीक है। नो डॉलर साइन, हमने देखा था कि पीछे हम क्या कर रहे थे, वेरिएबल्स के नाम बताते हुए डॉलर साइन इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे कांस्टेंट के नाम को बनाते हुए डॉलर की साइन नहीं देंगे और ना ही उसे प्रिंट करवाते हुए। देखते हैं इसको, ठीक है। चलो, हम बहुत ही फेमस एग्जांपल लेंगे, हमारा वही अच्छा सा एग्जांपल। कौन सा एग्जांपल? पाई वाला। अगर मैं पाई की वैल्यू बनाना चाहता हूँ, सपोज करो पहले हम नॉर्मल वेरिएबल बना के इसको थोड़ा समझते हैं। 3.14 ऐसा ही है। और अगर मैं इसको इको करवाऊँ, चलो पाई, क्या ये प्रिंट होगा? बिल्कुल होगा, हो भी गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अब पाई की वैल्यू चेंज कर दूँ 5.3, तो अब मुझे क्या मिलेगा? 3.14 मिलेगा या 5.3 मिलेगा? 5.3 मिलेगा, क्योंकि लास्ट में वैल्यू कौन सी स्टोर हुई है? 5.3 हुई है, तो यहाँ पे हमें 5.3 मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मसला आ गया ना, पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है ना, तो ये तो चेंज नहीं होनी चाहिए ना। अब ये तो चेंज हो रही है, मतलब इससे आगे जाके कोई भी चेंज कर सकता है, और फिर हमारे बड़े प्रोग्राम्स में ये मसला करेगा इस तरह के कॉन्सेप्ट को लेकर। हमारे पास इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे हम कांस्टेंट कैसे बनाएंगे, उसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, डिफाइन का मेथड यूज़ करोगे, और आप यहाँ पे दो वेरिएबल्स इस्तेमाल, पैरामीटर्स इस्तेमाल करोगे। सबसे पहले उस कांस्टेंट का नाम, सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में आप जो कांस्टेंट बनाना चाह रहे हो उसका नाम दे दो पाई, फिर आप कॉमा दे दोगे, फिर उसके बाद इसको इस वेरिएबल के अंदर जो आपने यहाँ पे ये बनाया है इसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर करवानी है वो वैल्यू आप यहाँ पे दे दोगे 3.14। क्लियर है? अब आप क्या करो,
कि इसको प्रिंट करवा दो इस तरह से। यहाँ पे आपको डॉलर वॉलर साइन देने की ज़रूरत नहीं है, प्रिंट करवाओ, यहाँ पे सेमी कॉलन दे दो। अब चलाओ, मिल रहा है 3.14। अब आप क्या करो, पाई को चेंज करने की कोशिश करो, नहीं होगा, ठीक है। एरर कोई भी हो लेकिन वो नहीं होगा, बस कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट ही रहता है। इस तरह से आप कोई और कांस्टेंट बना लो, सपोज करो आप बना लो पास के नाम से कुछ भी बना सकते हो, ट्रू, इसकी वैल्यू आपने ट्रू दे दी है। और अब अगर मैं इस पाई को हटा के सिर्फ पास को देखूं तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। और ट्रू का जो आउटपुट यहाँ पे दिखता है वो 1 दिखता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिखूं तो फॉल्स का जो आउटपुट होता है ना वो आप पे नल मिलता है, मतलब कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा, कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा, जीरो होता है लेकिन कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। क्लियर है यहाँ तक? आई होप कि आपको कांस्टेंट का भी पता लगा और आपको वेरिएबल्स का भी पता लगा, किस तरह से आप वेरिएबल्स और कांस्टेंट बनाते हो। चलते हैं आगे, वीडियो लंबी हो रही है भाई। कांस्टेंट एग्जांपल्स आपने देख लिया, इस तरह से आप बनाते हो, फिर उसके बाद आप इसको यूज़ करो और उसके बाद कैन नॉट रीअसाइन इन PHP एरर, आपको एरर मिल जाएगा, ठीक है। और ये डिफाइन करके आपने पाई का नाम देना, मतलब वेरिएबल का नाम देना है, फिर आपने वैल्यू देनी है, फिर उसके बाद आपने कोई और अगर बनाना है तो उसका भी आपने इस तरह से नाम देना है, फिर आपने ऐसे वैल्यू देनी है, फिर आपने इसको इको करवा लेना है इस तरह से, ठीक है। ये मैंने आपको पीछे दिखा दिया है। अच्छा जी, व्हेन टू यूज़ कांस्टेंट, ट्रूली फिक्स्ड वैल्यूज, मैथ कांस्टेंट, कॉन्फ़िगरेशन, एनवायरनमेंट सेटिंग्स, ये बड़े बड़े नाम, इसको इग्नोर करो। मैथ के कांस्टेंट अगर आपने बनाने हो तो उसके अंदर आप क्या करोगे, कांस्टेंट वाला वेरिएबल बना दोगे। ये मोटी मोटी बातें अभी आपको समझ में नहीं आएंगी, ना मुझे समझ में आ रही है तो इग्नोर करो, ठीक है। पुट कांस्टेंट्स इन वन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, यूज अपर केस एंड डिस्क्रिप्टिव नेम्स। ये लास्ट वाली पॉइंट को समझो बस। कांस्टेंट के नाम जब भी बनाओ तो नाम उसका अपर केस में रखो और ऐसा नाम रखो कि जो समझ में भी आए। डिस्क्रिप्टिव का मतलब यही है यहाँ पे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। डेटा टाइप्स, क्या डेटा टाइप्स समझते हैं, क्या कहानी है डेटा टाइप्स की। डेटा टाइप क्या होता है, सबसे पहले इसको पढ़ लो भाई। अ डेटा टाइप डिफाइंस व्हाट काइंड ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन होल्ड एंड व्हाट ऑपरेशन कैन बी डन। इस लास्ट वाली पैराग्राफ को सोचना छोड़ दो, बस ये पहली वाली लाइन देखो क्या बोल रहा है। अ डेटा टाइप डिफाइंस व्हाट काइंड ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन स्टोर, ठीक है। वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल्स वैल्यू को स्टोर करता है, लेकिन उस वेरिएबल के अंदर किस किस टाइप की वैल्यूज़ हैं वो आपको कैसे पता लगता है, या कैसे पता लगेगा कि ये कौन सी वैल्यूज़ हैं, सब समझेंगे इस वीडियो के अंदर। देखो, अगर आप सिर्फ इंटीजर दे रहे हो 1 5 3 4 इस तरह से, तो उसकी जो डेटा टाइप होती है वो अलग होती है। अगर स्ट्रिंग है तो उसका डेटा टाइप अलग हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं समझाता हूँ आगे जाके। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे पास ये जो डेटा टाइप्स हैं ये होते कितने हैं, ठीक है। PHP के अंदर 3 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। सबसे पहले स्केलर, और उसके बाद कंपाउंड, और उसके बाद स्पेशल। स्केलर का मतलब यहाँ पे है सिंगल डेटा टाइप्स, जिसके अंदर हमारे पास आते हैं इंटीजर, डबल, डबल और फ्लोट दोनों सेम ही है, यहाँ पे आप इसको डबल कहते हो। स्ट्रिंग आपके पास आता है, ठीक है, टेक्स्ट वगैरह जो आप देते हो। बुलियन का आपको पता है, ट्रू और फॉल्स वाली जो वैल्यूज होती हैं ये आपकी स्केलर के अंदर आती हैं। ये आपके पास 4 डेटा टाइप हैं जो मोस्टली यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर एरे है और ऑब्जेक्ट है, जिसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अलग है, इसको आगे जाके पढ़ेंगे ऊप के अंदर, ठीक है। और एरे को हम अलग पढ़ लेंगे, ऑब्जेक्ट को हम ऊप के अंदर पढ़ लेंगे। अच्छा जी, स्पेशल टाइप्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास है नल, क्या है, नल है, और उसके बाद दूसरा क्या है, रिसोर्स है। रिसोर्स हमारी एक्सटर्नल जो डेटा आती है डेटा बेसिस वगैरह से, या कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, जो भी एक्सटर्नल चीज़ें हमारे पास PHP के प्रोग्राम में आती हैं उनका रेफरेंस वगैरह देने के लिए हम रिसोर्स का यूज़ करते हैं। इसको भी बड़ा डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है अभी। नल को हम समझेंगे और बाकी इन चारों को समझेंगे। बाकी ये जो एरे और ऑब्जेक्ट है ये हम आगे जाके समझेंगे। ओवरऑल मैंने आपको बताना था कि ये पूरा का पूरा फ्लो किस तरह से डेटा टाइप्स का, ये चीज़ें इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। अभी जो हम पढ़ेंगे वो इंटीजर है, डबल है, स्ट्रिंग है और बुलियन है। क्लियर है? और ये भी देखेंगे किसी भी वेरिएबल के अंदर अगर कोई भी डेटा है तो उसका पता कैसे लगेगा कि इसका जो डेटा टाइप है वो ये है। सारी चीज़ें समझेंगे, ठीक है, थोड़ा इत्मीनान से।
गर्मी है बाहर, 40+ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा है भाई। अच्छा आगे जाते हैं। डेटा टाइप्स में से देखो, अगर आप किसी वेरिएबल के अंदर नंबर इस तरह से स्टोर करवा रहे हो जो बिल्कुल प्योर नंबर है, ठीक है ना, वेदर इट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो वो इंटीजर कहलाएगा। और अगर पॉइंट की वैल्यूज़ हैं तो वो डबल होगा, जैसे फ्लोट भी आप कह सकते हो। और डबल कोटेशन के अंदर हैं तो वो स्ट्रिंग होगा। अगर ट्रू या फॉल्स है तो वो बुलियन होगी। अगर इस तरह से है तो वो एरे होगा, इसको इग्नोर करो। और अगर कुछ भी नहीं है तो वो नल होगा, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, समझते हैं, इसको प्रैक्टिकली भी करते हैं। नोट, गेट टाइप फंक्शन इज यूज टू फाइंड द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल। मतलब मैंने आपको बताया ना कि किसी भी वेरिएबल के अंदर जो डेटा होती है, पता कैसे लगता है कि उसका डेटा टाइप अभी वो क्या दिखाएगा या क्या है। उसके लिए हम गेट टाइप का फंक्शन, मेथड जो भी है यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं इसको। अभी आपने यहाँ पे क्या करा, एज, और यहाँ पे आपने क्या 45 स्टोर करवा लिया, ठीक है ना। और अगर आप इसको प्रिंट करवाओगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एज के अंदर 45 ही मिलेगा, ऐसा ही है। ठीक है, और अगर मैं देखना चाहूँ कि ये इसका डेटा टाइप है क्या, तो उसके लिए हम गेट टाइप का फंक्शन यूज़ करेंगे। इस तरह से गेट टाइप दे दो और उसके अंदर आप क्या करो, ये जो वेरिएबल आपने बनाया है या जिसका भी आप डेटा टाइप देखना चाह रहे हो उसको पास कर दो। ठीक है, इस तरह से इंटीजर। क्लियर है, मतलब इसका अभी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। सेम तरह से आप क्या करो, यहाँ पे नेम बना दो और यहाँ पे आप दे दो अली। और अगर आप इको करवाओगे अली को तो आपको पता है यहाँ पे अली मिल जाएगा, मतलब नेम को इको करवाओ ना भाई, क्या अली को करवा रहे हो, अली मिल रहा है। इसके बाद ना आप इको दे दो BR। ठीक है, इस तरह से। ओके, तो अब अगर मुझे नेम का डेटा टाइप चेक करना हो तो उसके लिए अगेन मैं क्या करूँगा, गेट टाइप, और इसी के अंदर ये नेम में पास कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, स्ट्रिंग मिलेगा। क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको। ओके, इसको हम कॉपी पेस्ट, इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे ताकि इको BR भी साथ में आ जाए। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इज पास, ठीक है, और इज पास के अंदर हम देते हैं ट्रू, मतलब हाँ पास है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि ये ट्रू वगैरह। अभी आप समझो कि ये आपका बुलियन डेटा टाइप है। कौन सा है, बुलियन है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स कौन से होते हैं, बुलियन होते हैं, जिसके अंदर ट्रू और फॉल्स की वैल्यूज़ होती है 0 या 1 की होती है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, इस पास को पास कर दो। तो अगर आप देखोगे इसके अंदर अगर ट्रू है तो आपको ये कौन सा डेटा दिखाएगा, बिलियन, बिलियन नहीं, बिलियन नहीं, बुलियन, बुलियन। ठीक है, क्या दिखाएगा, बुलियन। और अगर आप इसके अंदर फॉल्स कर दोगे तब भी आपको क्या दिखाएगा, बुलियन दिखाएगा। क्लियर, समझ में आया। चलो जी आगे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, पाई की वैल्यू डिफाइन कर दूँ और यहाँ पे मैं दे दूँ 3.14, और अब मैं अगर इसको पाई को यहाँ पे देखूँ कि इसका डेटा टाइप क्या है, तो ये डबल है। क्या है, डबल है। क्या है, डबल है। एक और होता है हमारे पास रिजल्ट, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, नल। नल क्या है, मतलब नल एक ऐसा टाइप है या ऐसी वैल्यू है, हम कुछ ऐसा वेरिएबल बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उसके अंदर हम कुछ स्टोर ना करें फ़िलहाल के लिए, बाद में प्रोग्राम में जाके कहीं में स्टोर कराएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए उसके अंदर कुछ ना कुछ, कुछ भी ना हो, क्या हो, कुछ भी ना हो। तो हम क्या करेंगे, नल देंगे। क्या देंगे, नल देंगे। और इसका आपको टाइप भी नल मिलेगा। किसका देख रहा हूँ मैं, रिजल्ट का। देखो भाई, रिजल्ट का, किसका देखो, रिजल्ट का देखो। और नल का मतलब है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। समझ में आई बात। आपके पास कितने थे, इंटीजर आपने देख लिया, डबल आपने देख लिया, स्ट्रिंग आपने देख लिया, बुलियन आपने देख लिया, और नल भी आपने देख लिया, और आपने ये भी देख लिया कि गेट टाइप से आपको क्या मिलता है। ठीक है, क्लियर है। देखो, अगर कोई ऐसी वैल्यू है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्योर नंबर है,
इंटीजर वैल्यू है, 5 है, 6 है, 100 है, 1000 है। अगर आपने उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया हुआ है और अगर उसका आप टाइप देखेंगे तो वो इंटीजर दिखाएगा, क्योंकि वो जो नंबर होता है या वो जो वैल्यू होती है वो प्योर इंटीजर होता है। और अगर डेसिमल वाली वैल्यू होगी तो वो आपका क्या होगा, फ्लोट होगा या फिर आपका डबल होगा। और अगर डबल कोटेशन के अंदर होगी तो वो क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। और अगर ट्रू या फॉल्स होगी तो वो बुलियन होगी। अगर कोई भी वैल्यू नहीं होगी तो वो क्या होगा, नल होगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गई बात आपको? चलो जी आगे चलते हैं। इसी तरह से आपने यहाँ पे देखा कि आपको बताएगा कि किस तरह से आप वेरिएबल्स बनाएंगे, उसके अंदर वैल्यूज़ देंगे और फिर चेक करेंगे कि इसकी वैल्यूज़ और जो है ना उसका टाइप वगैरह क्या है। यहाँ पे एक और फंक्शन दिया हुआ है वेर डंप या वार डंप, जो पढ़ना चाहो। वार डंप इज बिल्ट इन फंक्शन यूज टू गेट टाइप, लेंथ एंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ, इसको छोड़ो भाई, यहाँ पे आ जाओ। नेम अली। अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, वार डंप। यार इसे वार डंप पढ़ते हैं या वेयर डंप पढ़ते हैं समझ में नहीं आता मुझे, जो भी है लेकिन समझ लेना, मजाक नहीं उड़ाना मेरा, ठीक है। इको करवाओ, मैं इसको वेयर डंप पढ़ता हूँ, ठीक है ना, अच्छा लग रहा है इसे वेयर डंप पढ़ते हुए। अब वेयर डंप पता है क्या करेगा, देखो यार पहले इधर आ जाओ, इको करवाओ, खाली नेम को करवाया आपने इको, आ जाओ, अली मिला आपको, चलो अली मिल गया आपको। और उसके बाद आप यहाँ पे ना एक काम करो, इस तरह से इको करवा के इसका गेट टाइप भी देख लो आप। और आपको पता है कि गेट टाइप में आपको क्या मिलेगा, गेट टाइप के अंदर आपको इसका डेटा टाइप मिलेगा, ये भी मिल रहा है, ठीक है। चलो जी यहाँ पे एक BR दे दो, क्या दे दो, BR दे दो, इस तरह से। देखो नाम के लिए आपने क्या करा, अलग से इको करवाया, और टाइप देखने के लिए आपने अलग से इको करवाया। एक और चीज़ होती है इसकी लेंथ देखना, कि भाई इस स्ट्रिंग के अंदर कितनी लेंथ है इसकी, वो भी आप देख सकते हो। लेकिन वेर डंप क्या करता है, वेर डंप ऐसा फंक्शन है जो आपको तीनों चीज़ें एक ही साथ दिखाता है, वैल्यू भी दिखाता है, टाइप भी दिखाता है और उसकी लेंथ भी दिखाता है। लेंथ मतलब उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। अगर मैं यहाँ पे गेट टाइप ना करूँ, सिर्फ वेर डंप के अंदर उस वेरिएबल का नाम दे दूँ, तो ये क्या करेगा, पहले मुझे इसका टाइप दिखाएगा, इसकी लेंथ दिखाएगा, फिर इसकी वैल्यू दिखाएगा, एक साथ सब चीज़ें दिखा देगा। इतना शातिर है। क्या दिखा रहा है, स्ट्रिंग, कि भाई नेम के अंदर क्या है, स्ट्रिंग है। उसके बाद इसकी लेंथ कितनी है, 3, मतलब कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3। उसके बाद है क्या, अली इसके अंदर है। क्लियर। इसी तरह से एज इज इक्वल टू 45, क्या है 45। और अगर यहाँ पे आप अगर एज को देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखाएगा, इंटीजर, और 45 क्या दिखा रहा है, 45 दिखा रहा है, कि मतलब इसके अंदर क्या है 45। यहाँ पे आपको लेंथ नहीं दिखा रहा, वो स्ट्रिंग में आपको दिखाएगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे एक पूरी स्ट्रिंग बनाता हूँ। यहाँ पे क्या बनाऊँ, रिजल्ट इज इक्वल टू आई एम फेल इन एग्जाम्स, ठीक है ना। अगर मैं रिजल्ट को देखूं तो मुझे ये क्या दिखाएगा, पहले तो ये स्ट्रिंग दिखाएगा कि भाई डबल कोटेशन के अंदर है, ये स्ट्रिंग है। और उसके बाद ये बताएगा कि इसके ओवरऑल इसके अंदर कैरेक्टर्स कितने हैं, इसकी लेंथ कितनी है, ये दिखाएगा। फिर ये दिखाएगा कि है क्या इसके अंदर, ठीक है। चलो जी देखो, इसको स्ट्रिंग है, कितने कैरेक्टर्स हैं, कितनी लेंथ है और क्या है इसके अंदर। क्लियर है, समझ में आया। आई होप कि आपको डेटा टाइप भी समझ में आ चुके होंगे, गेट टाइप भी समझ में आया होगा और वेर डंप भी आपको समझ में आया होगा। किस किस डेटा के लिए कौन कौन सा वेरिएबल हमें डेटा टाइप हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप एज को स्टोर करवा रहे हो, काउंट को, आईडीज़ को या लूप काउंटर्स को, तो आप इंटीजर का डेटा टाइप इस्तेमाल करें। अगर प्राइसेस हैं, मेजरमेंट है, परसेंटेज है, तो आप क्या करें, डबल करें, मतलब डेसिमल वगैरह है तो आप डबल या फ्लोट करें। नाम है, एड्रेसेस हैं, मैसेजेस हैं, तो आप स्ट्रिंग करें। ऑन या ऑफ मतलब कुछ इस तरह की वैल्यूज़ है जिसमें दो ऑप्शन हैं, डिसीशंस हैं, या तो सही है या तो गलत है, तो बुलियन कर दें। और अगर कुछ भी वैल्यू वगैरह नहीं है तो आप नल कर दें। क्लियर है। नल की प्रैक्टिस में आपको आगे जाके करवाऊंगा, थक गया हूँ मैं, ठीक है, थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ। आगे कुछ है, आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपका लेक्चर इतना ही था।
लेक्चर इतना ही था, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है इनके बेस पे मैंने आपको असाइनमेंट देनी है। देखो मैं जो शुरू में कहता हुआ आ रहा हूँ ना, ये PHP का कोर्स इतना ज़बरदस्त होगा, वो क्यों होगा? क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल्स करवाऊँगा, और आज मैं आपको पहला प्रैक्टिकल दे रहा हूँ, और उसको समझ के फिर जाना, ऐसे नहीं जाना, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ और इसको हटाओ, यहाँ पे आ जाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, ठीक है। ये आप मुझे समझाता हूँ क्या करना है। किसकी असाइनमेंट है? कांस्टेंट है, वेरिएबल्स हैं, प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा प्रैक्टिस क्लास कांस्टेंट वेरिएबल्स से रिलेटेड ही है। बस क्या करना है यहाँ पे, राइट अ PHP स्क्रिप्ट दैट डज द फॉलोइंग, डिक्लेयर 4 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स बनाओ, ठीक है। फिर उसका आप आउटपुट दिखाओगे, अली, और अली की एज क्या है? 18 है, मतलब आप एज इस तरह से लिखोगे, फिर उसकी एज दिखाओगे, फिर हाइट लिखोगे, फिर उसकी हाइट दिखाओगे, फिर आप उसको स्टूडेंट लिखोगे, फिर उसके सामने यस या नो वगैरह जो भी आपने स्टोर करवाया है वो आप दिखाओगे। सेकंड है वेरिएबल नेम प्रैक्टिसिंग, आप जो है 5 वेरिएबल के नाम बनाओगे, जिसमें से 5 करेक्ट होंगे और 5 दूसरे बनाओगे जो इनकरेक्ट होंगे। इससे आपको पता लगेगा कि कौन से आपके करेक्ट नाम है और कौन से आपके इनकरेक्ट हैं। इस तरह से आपने बनाने हैं, फिर आपने देखने हैं कि कौन से करेक्ट और कौन से इनकरेक्ट हैं। सिंपल कांस्टेंट आपने कांस्टेंट बनाने हैं, फिर उसको आपने आउटपुट दिखाना है, ठीक है। कितने बनाने? 3 कांस्टेंट यूजिंग डिफाइन, ठीक है। चूज वेरिएबल्स वर्सेस कांस्टेंट, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, रीड द फॉलोइंग आइटम एंड डिसाइड वेदर ईच शुड बी वेरिएबल और कांस्टेंट। यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें दी हुई हैं और आपने डिसाइड करना है कि इसको हमने कांस्टेंट बनाना है या नॉर्मल वेरिएबल बनाना है। एज को आप क्या बनाओगे, वेरिएबल बनाओगे या कांस्टेंट बनाओगे? पाई को आप क्या बनाओगे, ठीक है। और लैंग्वेज फॉर द वेबसाइट, इसको क्या बनाओगे, ठीक है। स्कोर को किस तरह से रखोगे, कांस्टेंट में रखोगे या फिर आप वेरिएबल में रखोगे, ये आपको डिसाइड करना है। फिक्स बैड यूजेस, इसके अंदर आपके पास कुछ गलतियां हैं, उस गलतियों को आपने सुधारना है, देखना है कि कहाँ कहाँ पे एरर आ रही है, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है। फिर उसके बाद आपने कुछ सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है। ये सवाल हैं आपके और इनके आपने जवाब देने प्रॉपर तरह से। अगर आप ये सारी चीज़ें कर पाते हो अच्छे तरीके से, मतलब आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है और आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी असाइनमेंट की। क्लियर है? समझ में आया? आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, आई नो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमने देखी और बहुत से नए कॉन्सेप्ट हमने सीखे। उम्मीद करता हूँ आपके ये जो सारे लेक्चर हैं अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहे होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दिमाग फट रहा है मेरा।